डियर स्टूडेंट्स, हमने दो विधियां पढ़ ली थी राष्ट्रीय आय की गणना की। पहला उत्पादन विधि जिसे मूल्यवर्धित विधि कहते हैं, और दूसरी जो विधि है वो हमने पढ़ ली थी आय विधि। तो हमने आय विधि का हमने पढ़ा था कि अगर राष्ट्रीय आय की गणना करनी है यानी NNI इज इक्वल टू होगा W यानी वेजेज प्लस I यानी इंटरेस्ट प्लस R यानी रेंट प्लस P यानी प्रॉफिट, और इसके साथ साथ जुड़ता है NFIA। ठीक है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। यहां पर NNI का मतलब हो गया, NNI का मतलब क्या हो गया? शुद्ध राष्ट्रीय आय, नेट नेशनल इनकम। ठीक है, और W यानी हो गया वेजेज, वेजेज यानी मजदूरी। ठीक है, I हो गया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यानी ब्याज। R यानी हो गया रेंट, रेंट यानी लगान या किराया, किराया या लगान। और P हो गया प्रॉफिट। इसमें प्रॉफिट में दोनों ही सम्मिलित आ जाएंगे आपके। ठीक है, साहसी और उद्यमी, कभी कभी जो है साहसी और उद्यमी या प्रबंधक एक ही होता है। ठीक है, अर्थशास्त्र में अलग अलग होते हैं, बाकी अकाउंट में दोनों को जिसका पैसा होता है उसी का प्रबंध होता है, ऐसा ही होता है। सामान्यतः एक व्यापार में जिसका पास पूंजी होती, जो पैसा लगाता है वही उसका मैनेजमेंट देखता है। अगर कोई बड़ी फर्म है तो वो बात अलग है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट यानी हो गया लाभ या हानि। ठीक है, और NFIA क्या हो गया? NFIA हो गया नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, शुद्ध साधन आय। इसका मतलब क्या हो गया कि भारत के लोग विदेशों से कमाते हैं और विदेशों के लोग भारत से कमाते हैं, उन दोनों का अंतर जो है वो क्या होगा? NFIA। ठीक है, अगर ये प्लस में है तो राष्ट्रीय आय में क्या होगा? NNIA में जुड़ जाएगा। और अगर ये माइनस में है, इसका मतलब अगर विदेशी लोग भारत से ज़्यादा कमाते हैं तो वो देश के अर्थव्यवस्था से यानी उसमें बाहर हो जाएगा, यानी देश में से पैसा जा रहा है। ठीक है, तो अगर इन सब को जोड़ लेंगे तो ये जो है ये आपके कहलाएगा कौन सी विधि? इस सूत्र को याद रखना है, ये कहलाती है आपके आय विधि। ठीक है, क्या कहलाएगी? आय विधि। तो दोनों के सूत्र आपको याद रखने हैं आपको। ठीक है, मूल्यवर्धित विधि में आपको सूत्र याद रखना है कि मूल्यवर्धित विधि में किस प्रकार राष्ट्रीय आय की गणना की जाए। ठीक है, और आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाए। ठीक है, अब ये तो हो गया अब सूत्र के रूप में। अब हम जब राष्ट्रीय आय की आय विधि से गणना करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आपने उत्पादन विधि में रखा ना, दोहरी गणना से बचना चाहिए, दोहरी गणना नहीं होनी चाहिए, बाजार मूल्य को सम्मिलित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो जो बातें हमने उत्पादन विधि में ध्यान रखी थी या मूल्यवर्धित विधि में ध्यान रखी थी, वैसे ही कुछ सावधानियां हमें आय विधि से गणना करते समय रखनी आवश्यक होती है। ठीक है, तो ये कौन कौन सी सावधानियां होगी? तो हेडिंग लगाते हैं आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की सावधानियां। की गणना की सावधानियां। राष्ट्रीय आय के आय विधि से अगर गणना की जाए तो उसमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी आवश्यक होती है। नंबर 1, वस्तु व सेवा का मूल्य। वस्तु व सेवा का
मूल्य। पहली सावधानी हमें जैसे पता है कि इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए, वस्तु और सेवा का मूल्य जोड़ा जाना चाहिए, उत्पादन नहीं। कितना उत्पादन हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं, उस कितने मूल्य का उत्पादन हो रहा है वो चीज हमें ध्यान रखनी आवश्यक। जैसे हम कह रहे हैं कि अगर मान लो साल भर में, एक साल में अगर 50 ट्रैक्टर बनते हैं तो ट्रैक्टर की क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रैक्टर की बाजार वैल्यू जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगर एक ट्रैक्टर 7 लाख का है तो इसका मतलब कितने हो गए, लगभग 35 लाख। हाँ, 50 ट्रैक्टर हैं, हाँ? 35 लाख हो गया क्या? 0 को 0 और 5 7 35, 350, ठीक है, तो 7 लाख है ये। तो अगर 50 ट्रैक्टर बनते हैं तो ट्रैक्टर का मतलब उसमें वस्तु की जो मात्रा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि क्या है, वस्तु का मूल्य इंपॉर्टेंट है। उस वस्तु और सेवा के मूल्यों को जोड़ा जाता है, न कि उसके उत्पादन मात्रा का। ठीक है, तो पहली सावधानी ये रखनी चाहिए कि आय विधि से गणना करते समय कई सावधानियां रखनी चाहिए, जिसमें से जैसे नगद के स्थान पर वस्तु या सेवा के रूप में दी जाने वाली मजदूरी को नहीं जोड़ा जाना है, बल्कि वस्तु और सेवा के मूल्य को जोड़ा जाना चाहिए। आय विधि से उसमें जो वस्तु और सेवा का जो मूल्य है उसको जोड़ा जाना चाहिए, यानी उत्पादन की मात्रा से मतलब नहीं है, हमें वस्तु और सेवा के मूल्य से मतलब है। ठीक है, तो एक ये ध्यान रखना चाहिए कि नगद के स्थान पर वस्तु या सेवा के रूप में दी जाने वाली मजदूरी को नहीं जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है, बल्कि वस्तु और सेवा के मूल्य को जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, नंबर 2, स्वयं के मकान का किराया। स्वयं के मकान का किराया, अब इसको जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे बताइए। अगर एक आदमी जैसे कोई भवन खरीदता है या कोई प्लॉट खरीदता है और वहां पर फैक्ट्री डालता है, अगर उस प्लॉट को लाख रुपए, 1 लाख रुपए अगर महीने का उसका जो है किराया है, यानी साल के 12 लाख रुपए किराया है। अब अगर वो किराए पे लेता है तब तो ये पैसा 12 लाख रुपए उसके जाएगा कि नहीं जाएगा, देना पड़ेगा किराया। दूसरों को अगर जमीन काम में ले रहे हैं, और अगर वो खुद की जमीन है उसकी, तो स्वयं के मकान का किराया, स्वयं के जो भूखंड है उसके किराए को वो जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा? हाँ, उसे जोड़ना चाहिए या नहीं चाहिए? अगर किसी के खुद की घर की दुकान है, एक अगर दुकान दूसरे की करता है तो उसे किराया देना पड़ेगा। ठीक है, छोटा सा उदाहरण लेते हैं। और एक अगर घर की दुकान है तो उसका किराया जोड़ा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? रास्ता है, जोड़ेंगे, क्योंकि खुद के मकान का किराया, खुद के भूखंड का किराया है, तो अगर वो दूसरों से जो लेता है तो उसका रेंट चुकाना पड़ेगा नहीं चुकाना पड़ेगा? ठीक है, जबकि अगर मकान या दुकान घर की है या भूखंड घर का है तो उसको नहीं देना पड़ेगा, तो वो उसकी आय में से जाएगा, वो लाभ में गिना जाएगा कि नहीं गिना जाएगा? अगर एक भूखंड 1 लाख रुपए प्रति महीना किराया है तो साल के 12 लाख रुपए तो किराए के रूप में देना पड़ेगा, उसे किसी दूसरे को देना पड़ेगा। तो ये उत्पादन के साधन की आय है कि नहीं है? और अगर खुद के जमा की मकान है तो वो किराया देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? खुद को खुद, यानी खुद की आय में वो 12 लाख रुपए जुड़ने चाहिए या नहीं चाहिए? जुड़ने चाहिए। तो स्वयं के मकान का किराया या जितने भी भूखंड है तो रेंट के रूप में उसको जोड़ा जाना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि इसको जोड़ते नहीं, तो इसलिए राष्ट्रीय आय की जो है गणना में कठिनाई आती है, क्योंकि स्वयं की संपत्ति या स्वयं के मकान या स्वयं की दुकान अगर है तो उसके किराए को क्या किया जाना चाहिए? जोड़ा जाना चाहिए। नंबर 3, स्वयं के पास का हिस्सा। देखिए, कुछ लोग जो वस्तु उत्पादित करते हैं उसका कुछ भाग वो खुद रख लेते हैं। ठीक है, जैसे एक किसान के अगर 100 किलो गेहूं हुआ, एक किसान के 100 किलो गेहूं हुआ, वो गेहूं खुद के घर में खाने काम में आएगा, तो माना कि उसने 20 किलो गेहूं रख लिया और बाजार में 80 किलो गेहूं बेचा, बाजार में 80 किलो गेहूं के हिसाब से भाव से बाजार में बेचा, तो ये 20 किलो गेहूं वो स्वयं काम में ले रहा है, उसको राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाना चाहिए या नहीं? जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे?
जोड़ेंगे। अगर 80 किलो गेहूं उसने 20 रुपए किलो के हिसाब से बेचे, ठीक है, तो 8 दूनी कितने हो गए, कितने रुपए मूल्य का गेहूं बेचा उसने, 0 और 20 हटा 160, हाँ 1600 रुपए के गेहूं उसने बेचे, हाँ, जबकि हुआ कितना था, 100 क्विंटल को 100 किलो हुआ था, तो मतलब 20 रुपए के हिसाब से उसका 2000 रुपए होते हैं, हाँ भाई 2000 के भाव, तो 2000 रुपए होने चाहिए। उत्पादन का मूल्य कितना हो रहा है 2000, क्योंकि उत्पादन कितने का किया था उसने, 100 किलो का किया था। तो 20 किलो गेहूं अगर उसने घर में काम में ले लिया, तो सामान्यतः लोग क्या करते हैं, उसको जोड़ते नहीं कि साहब ये तो घर में काम आ गया। जैसे दाल है, मूंग है, या जो भी किसान उत्पादित करता है घर में खुद के खाने के काम में लेता है, तो उसका मूल्य नहीं जोड़ता है, जबकि वास्तव में उस मूल्य को जोड़ा जाना चाहिए। अगर वो खुद स्वयं उस वस्तु को काम में ले रहा है तो उसके मूल्य को जोड़ा जाना चाहिए। तो 100 किलो गेहूं है, अब वो मार्केट से अगर बेच देगा तो खुद खाने के लिए खरीदेगा, उस भाव से खरीदेगा नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो इसलिए स्वयं के पास का जो हिस्सा है उसको भी राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाना चाहिए। सामान्य आय विधि में ये जो है समस्या आती है, ठीक है, कि वो खुद के मकान का किराया या स्वयं के पास का जो हिस्सा है उसको नहीं जोड़ता। तो उत्पादन का वह हिस्सा जो कुछ लोग अपने पास रख लेते हैं, वह आय सरकार को नहीं बताते, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ये आय जो बताते नहीं है, ठीक है भाई, 20 किलो से उसने, यानी 20 किलो गेहूं की अगर हम बात करें तो 200 के हिसाब से उसने कितने रुपए का गेहूं बेचा, 400 रुपए का गेहूं, 400 रुपए का गेहूं, और आय सरकार को बताते नहीं। तो ये समस्या आती है राष्ट्रीय आय की गणना, कि स्वयं कितना जमीन, कितना जो है हिस्सा कितना काम में ले रहा है, वो संपत्ति बताते नहीं कि भाई मेरे पास तो 80 किलो गेहूं ही बेचा मैंने, तो वो आय विधि में 80 किलो ही आएगा, जबकि होना कितना चाहिए, 100 किलो का पूरा जो मूल्य है वो जोड़ा जाना चाहिए। नंबर 4, आय को छुपाना। तो कुछ लोग जो हैं वो इनकम टैक्स के डर से, आयकर के डर से क्या करते हैं, अपनी आय को सरकार को बताते नहीं, या उत्पादन को बताते नहीं कि साहब इतने मूल्य का उत्पादन हुआ, इनकम टैक्स की चोरी करने के लिए, आयकर की चोरी करने के लिए, ठीक है। तो इस आय विधि में ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो काला धन है, उस काले धन को, यानी वास्तव में जो जितने मूल्य का उसने आय प्राप्त की है, वो सारी की सारी आय राष्ट्रीय आय में जोड़ी जानी चाहिए। जैसे हम सामान्यतः जो है इनकम टैक्स के डर से काले धन को बढ़ावा देते हैं, उत्पादन तो बहुत ज़्यादा, माल तो खूब बेचते हैं, लेकिन आय में कम दर्शाते हैं। तो ये समस्या आती है राष्ट्रीय आय विधि से गणना करने में। तो आय को जानबूझ करके कम बताना या नहीं बताना, ये राष्ट्रीय आय विधि से गणना करने में एक बड़ी समस्या आती है। लोग क्या करते हैं, अपनी आय को छुपाते हैं ताकि उन पर इनकम टैक्स नहीं लगे, ठीक है। तो इस विधि से ये 4 प्रमुख समस्याएं राष्ट्रीय आय की आय विधि से गणना करते समय आती है, ठीक है। अब हम तीसरी विधि पढ़ेंगे, व्यय विधि। एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि। तो जिस तरह आय उपभोक्ता की जितनी आय होगी उतना ही वो क्या करेगा, व्यय करेगा। तो इस विधि में आय को नहीं जोड़ करके किसको जोड़ा जाता है, उपभोक्ता के व्यय को। अगर उपभोक्ता दिन भर में, हम कहते हैं महीने भर में, अगर वो 20 किलो गेहूं पर व्यय करता है 20 रुपए के हिसाब से, तो 400 रुपए वो क्या कर रहा है, गेहूं पर व्यय कर रहा है ना। और अगर वो 5 पेन खरीदता है, तो अगर 10 रुपए के हिसाब से 5 पेन खरीदता है, तो कितने रुपए मूल्य का उसने खरीदा। तो हमने पढ़ा था कि जितनी आय होगी उतना ही वो क्या करेगा, व्यय करेगा। तो सभी उपभोक्ताओं के द्वारा किए गए व्यय को जोड़ा जाता है। अब व्यय कौन कौन करता है, एक तो उपभोक्ता करते हैं, जितने भी उपभोक्ता वो कोई भी कोई वस्तु काम में लेंगे तो वस्तु पर व्यय करेंगे, प्लस सरकार के द्वारा व्यय किया जाता है। सरकार भी व्यय करती ही नहीं करती भाई, सरकार को आय की प्राप्ति होती है, सरकार भी सड़कों पर, सड़कें, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन बढ़ाने के लिए व्यय करती है। तो उपभोक्ताओं के द्वारा किए गए व्यय को, सरकार के द्वारा किए गए व्यय को, ठीक है। इसके अलावा विनियोग, विनियोग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट,
जो कुछ उपभोक्ता अपनी आय को बचाते हैं और बचाने के बाद उसको क्या करते हैं, निवेश करते हैं, विनियोग करते हैं। ठीक है, कोई बैंक में आप जमा करवा दिया या कोई मशीन खरीद ली, ठीक है, तो ये विनियोग कहलाएगा। जो अधिक आय खर्च करने के लिए, अधिक आय प्राप्त करने के लिए जो खर्च किया जाएगा ना, तो उसको विनियोग कहेंगे। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट के शेयर खरीद लिए या बैंक में डला दिया, अब वो उपभोग नहीं कर रहा है वस्तु का, लेकिन विनियोग तो कर रहा है। भाई अगर 100 रुपये कमाने वाला 80 रुपये खर्च कर रहा है, 80 रुपये का उपभोग कर रहा है और 20 रुपये क्या कर रहा है, निवेश कर रहा है, निवेश या विनियोग कर रहा है, तो इस 20 रुपये को, ये तो उपभोग वस्तुओं पर किया गया व्यय है और ये वो निवेश कर रहा है, तो ये 20 रुपये भी तो है उसका व्यय। तो विनियोग व्यय को जोड़ेंगे, उपभोक्ताओं के द्वारा किए गए व्यय को जोड़ेंगे, सरकार के द्वारा किए गए व्यय को जोड़ेंगे, प्लस शुद्ध निर्यात व्यय, शुद्ध निर्यात, निर्यातों पर किया गया जो व्यय है उसको जोड़ेंगे। तो इन सब व्यय को जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय आय की गणना आ जाएगी। बात समझ में आई? तो व्यय विधि में सिंपल सा इसका अर्थ क्या है, व्यय विधि को किसको कहते हैं भाई, व्यय विधि। तो व्यय विधि का अगर अर्थ की बात करें हम, तो इसमें राष्ट्रीय आय की गणना की इस विधि में समस्त व्यय को जोड़ा जाता है। समस्त व्यय यानी देश की अर्थव्यवस्था में जो जितना भी व्यय होता है उसको जोड़ा जाता है। ठीक है, और सकल राष्ट्रीय व्यय ज्ञात करने के लिए एक वर्ग में होने वाले सभी व्ययों, एक वर्ग में होने वाले समस्त व्यय, ठीक है, उनको जोड़ा जाता है। अब समस्त व्यय कौन कौन से होंगे, सभी व्यय, समस्त व्यय कौन कौन से होंगे, जीवन निर्वाह हेतु व्यय, भाई आदमी अपना पेट भरने के लिए व्यय करेगा, जीवन निर्वाह के लिए किया गया व्यय इसमें जुड़ेगा। पूंजीगत उपभोग व्यय जुड़ेगा, जो पूंजीगत वस्तु पर खर्च करते हैं अपन, हाँ, ये भी व्यय है कि नहीं है। भाई कोई मशीन खरीद ली, कोई ट्रैक्टर खरीद लिया, तो ये उपभोग व्यय नहीं है, जीवन निर्वाह व्यय नहीं है। अगर गेहूं चावल पर किया गया व्यय है तो वो जीवन निर्वाह व्यय, और जबकि अगर पूंजीगत वस्तु पर किया गया व्यय है तो वो उपभोग, पूंजीगत उपभोग व्यय, ठीक है, उसको जोड़ेंगे। और अधिक उत्पादन के लिए पूंजीगत व्यय, अधिक उत्पादन के लिए पूंजीगत व्यय, उसको जोड़ेंगे। सरकार के व्यय को जोड़ेंगे, सरकार जो खर्च करती है, सरकार अपनी आय को खर्च करती है, उसको जोड़ेंगे। ठीक है, और शुद्ध निर्यात व्यय जोड़ेंगे, निर्यात पर किया गया व्यय, शुद्ध निर्यात व्यय, तो इन सब व्यय को जोड़ेंगे। ठीक है, और मूल्यह्रास को जोड़ेंगे, मूल्यह्रास इसमें जुड़ा हुआ होगा। तो अगर इन सारे व्यय को जोड़ेंगे, ठीक है, तो एक इससे व्यय विधि के राष्ट्रीय आय की गणना हो जाए। तो एक अर्थव्यवस्था में किस किस पर व्यय किया जाता है, जीवन निर्वाह की वस्तु पर किया जाता है, पूंजीगत वस्तुओं पर किया जाता है। पूंजीगत वस्तु अधिक आय कमाने के लिए किया गया व्यय, जैसे बैंक में जमा करा दिया। अब बैंक में जमा कराया तो बैंक में कोई पूंजीगत वस्तु तो नहीं खरीद रहे हो आप, लाख रुपए बैंक में जमा करवा दिए, कोई ब्याज मिलेगा ज़्यादा, तो अधिक आय कमाने के लिए किया गया व्यय, ये भी जुड़ना चाहिए ना। लोगों की कुछ आय को जो है बचत करते हैं और उस बचत को क्या करते हैं, वो निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो वो भी व्यय जुड़ा जाना चाहिए जो बैंकों में पड़ा है लोगों का। ठीक है, प्लस सरकार का व्यय और शुद्ध निर्यातों पर किया गया व्यय, जो निर्यात पर वस्तु को भेजते हैं तो उस पर किया गया व्यय। ठीक है, और मूल्यह्रास, इन सब को जोड़ेंगे तो ये व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की जाए। अब ये कि एक देश में होने वाले व्यय के घटक कौन कौन से, तो कौन कौन से व्यय होते हैं, व्यय के घटक, किस किस व्यय को जोड़ना जरूरी है इस विधि में। ठीक है, नंबर 1 निजी उपभोग व्यय, निजी उपभोग व्यय, इसको बोलते हैं सी, कंजप्शन। क्या बोलते हैं, कंजप्शन। कंजप्शन यानी सी, निजी उपभोग व्यय को क्या बोल लिखेंगे, सी। नंबर 2 विनियोग व्यय, विनियोग व्यय, या इसको निवेश व्यय कह सकते हैं।
निवेश व्यय। ठीक है, तो इसको बोलेंगे आई, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट यानी आई। दूसरे प्रकार का व्यय इन्वेस्टमेंट होता है। तीसरे प्रकार का सरकारी व्यय, सरकारी व्यय, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जी, जी यानी क्या होगा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी जी। ठीक है, तो सी हो गया कंजप्शन व्यय, इन्वेस्टमेंट व्यय और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सरकारी व्यय। तथा चौथा होगा आपका शुद्ध निर्यात व्यय, शुद्ध निर्यात व्यय यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट व्यय माइनस इंपोर्ट यानी एक्स माइनस एम। ठीक है, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को घटा देंगे तो उसको जो आएगा वो शुद्ध निर्यात व्यय आ जाएगा। ठीक है, तो चौथे प्रकार का जो है घटक है व्यय। ठीक है, तो इस प्रकार इन चारों व्यय को क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। तो इससे व्यय विधि के राष्ट्रीय आय की गणना हो जाएगी। निजी उपभोग व्यय क्या है? देश के जितने भी उपभोक्ता हैं, जितने भी करोड़ उपभोक्ता हैं, वो सब जितना व्यय करते हैं एक साल में, उन सबको जोड़ लो, सिंपल सी बात है। फिर जितने भी देश जो निवेश करता है, वो जो निवेश करते हैं, भाई मैंने उदाहरण बताया था कि अगर आय को जो है y इज इक्वल टू होता है C प्लस S, y यानी आय, व्यक्ति की कुल आय को दो भागों में बांटते हैं। C यानी होता है उपभोग व्यय, उपभोग पर किया गया व्यय, और S यानी होता है बचत। तो इस बचत को क्या करेंगे? वो बचत को निवेश करेंगे ना। S किसके बराबर होगा? अरे उस बचत को घर में रखेंगे क्या तिजोरी में? क्या करेंगे? क्यों, किस लिए करते हैं बचत? आदमी अधिक आय कमाने के लिए, ताकि उसको बैंक में जमा करा दिया, किसी को उधार दे दिया ब्याज पर। तो या तो वो उपभोग कर लेंगे, वस्तु को उपभोग पर व्यय कर देंगे, भाई टीवी खरीद ली, फ्रिज खरीद लिया, गेहूं चावल खरीद लिया, घर का खाद्यान्न राशन खरीद लिया, और या फिर वो क्या करेंगे? बचत करेंगे। तो बचत को क्या करेंगे? बचत किसके बराबर होता है? निवेश के बराबर। उस बचत को इसलिए करेंगे ताकि किसी को ब्याज पर दे दिया, कोई पूंजीगत वस्तु खरीद ली है। तो इस प्रकार अगर उपभोग व्यय नहीं है तो वो क्या करेगा? विनियोग करेगा, विनियोग व्यय। ठीक है, एक तीसरे तरह का व्यय होता है सरकारी व्यय, जो सरकार व्यय करती है। सरकार देश के विकास के लिए जो भी खर्च करती है ना, सड़कें, पुल, यातायात, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, सरकारी फैक्ट्रियां, इन सब पर व्यय करती है, वो भी तो व्यय है। ठीक है, और चौथा है शुद्ध निर्यात व्यय, यानी जो देश पर किसी वस्तु के निर्यात करने के लिए जो भी खर्चा किया जाता है उसको जोड़ा जाता है। क्योंकि निर्यात व्यय भी तो आएगा, जैसे माल में जहाज का किराया लगता है, रेलवे में अगर माल जाता है या ट्रकों में माल जाता है तो उसका किराया लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये शुद्ध निर्यात है। तो चारों व्यय को जोड़ लिया जाता है। अब देखिए, इनको एक एक करके हम कैटेगरी वाइज जमाते हैं। ठीक है, अगर इनको अलग अलग कैटेगरी वाइज जमाएं तो निजी उपभोग व्यय किस तरह से किया जाएगा? निजी उपभोग व्यय आपके जो है, कौन कौन से उपभोग पर व्यय करते हो आप? कौन कौन से उपभोग पर व्यय करते हो भाई? कुछ वस्तुएं खाने पीने के लिए खर्च करते हो, जैसे गेहूं चावल है, तेल है, एक तो वो व्यय। ठीक है, यानी खाद्यान्न पर व्यय करते हो आप, एक कपड़ों पर व्यय करते हो, स्कूल फीस पर व्यय करते हो, स्कूल फीस भी देते हो, है ना। तो व्यय, निजी उपभोग व्यय को हम किस कैटेगरी में बांट सकते हैं? तो निजी उपभोग व्यय टीवी, कूलर, फ्रिज पर किया गया व्यय, वो टिकाऊ वस्तु पर किया गया व्यय, और गेहूं चावल दूध खरीदने पर किया गया व्यय, गैर टिकाऊ उपभोग वस्तु पर किया गया व्यय। ठीक है, तो इस कैटेगरी, अगर हम चारों को कैटेगरी वाइज जमाएं तो इसको और डिटेल से अगर पढ़ें अपन, तो कौन कौन सा व्यय होता है? तो देखिए, पहली बात है निजी उपभोग व्यय, निजी उपभोग व्यय। अब निजी उपभोग व्यय किस किस पर किया जाता है? ठीक है, अगर निजी उपभोग व्यय का मतलब क्या कि एक उपभोक्ता
जो निजी उपभोक्ता है वो जिस जिस वस्तु पर खर्च करता है वो सब क्या कहलाएगा, निजी उपभोग में। चाहे वो टीवी खरीदता हो, चाहे वो कार खरीदता हो, चाहे वो मोटरसाइकिल खरीदता हो, चाहे वो फ्रिज खरीदता हो, चाहे वो गेहूं खरीदता हो, चाहे वो दूध खरीदता हो, तो उन सारे व्यय को किस में रखेंगे, निजी उपभोग व्यय। ठीक है, तो निजी उपभोग व्यय का अर्थ क्या है, व्यक्ति व परिवार, व्यक्ति व परिवारों द्वारा होने वाला उपभोग व्यय, होने वाला उपभोग व्यय, ये सब क्या कहलाएगा, इसको क्या कहेंगे, निजी उपभोग व्यय। ठीक है, अब निजी उपभोग व्यय में कौन कौन से व्यय आते हैं। निजी उपभोग व्यय में एक तरह तो पहले तरह का आएगा गैर टिकाऊ वस्तुओं पर किया गया व्यय, गैर टिकाऊ या अस्थायी उपभोग, अस्थायी उपभोक्ता वस्तुओं पर किया गया व्यय, अस्थायी उपभोक्ता वस्तु पर किया गया व्यय, पर किया गया व्यय। अस्थायी उपभोग वस्तु मतलब जो काम लिए खत्म, जैसे आटा है, दूध है, ये सब किस में आएंगे, गैर टिकाऊ उपभोग वस्तु है। भाई दूध आधा लीटर थैली दी, चाय बनाई और खत्म, वो लंबी चलेगी क्या। गेहूं है, चावल है, मिर्च है, हल्दी है, धनिया है, ये सब क्या है, गैर टिकाऊ, क्योंकि टिकाऊ वस्तु नहीं है, खाई और खत्म। ब्रेड खाए और खत्म, वो आगे चलेगी क्या। तो एक तो ये हो गया गैर टिकाऊ उपभोग किया गया वस्तु। दूसरा टिकाऊ उपभोग वस्तु पर किया गया व्यय, टिकाऊ उपभोग, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु पर किया गया व्यय। टिकाऊ उपभोग वस्तु में कौन सी आ जाएगी, जैसे टीवी है, कूलर है, फ्रिज है, ठीक है, इस पर किया गया व्यय। ये व्यय करते ही खत्म हो जाती है क्या, एक टीवी खरीदी 10,000 की, तो टीवी हाथों तो खत्म हो जाएगी। तो अगर आटे या गेहूं दूध पर खर्च किया जाता है तो वो व्यय कौन सा आएगा, गैर टिकाऊ उपभोग। और अगर टीवी या कूलर पर किया गया खर्च है तो वो किसमें आएगा, टिकाऊ। तो दोनों तरह के व्यय करते हैं उपभोक्ता, है ना। फिर तीसरी चीज उपभोक्ता सेवाओं पर किया गया व्यय, उपभोक्ता सेवाओं पर किया गया व्यय। अब कुछ उपभोक्ता सेवाएं जैसे स्कूल सेवा की है, वकील की सेवा है, डॉक्टर की सेवा है कि नहीं। जैसे अगर आप किसी होटल में ठहरे हो तो होटल का किराया, हाँ, मनोरंजन के साथ किसी थिएटर में आप गए हो तो थिएटर में ये उपभोक्ता सेवाओं पर किया गया, ठीक है। या रेलवे का किराया, रेलवे का टिकट लेके जा रहे हो, या सिटी बस में बैठ रहे हो, तो आप कोई वस्तु उपभोग कर रहे हो क्या, आप क्या उपभोग कर रहे हो, सेवा का उपभोग कर रहे हो। अगर भाई यहाँ से आपको अजमेर जाना है, 50 रुपये किराया है, तो ये कौन सा उपभोग, कौन सा व्यय आएगा, टिकाऊ या गैर टिकाऊ, या उपभोक्ता सेवाओं पर किया गया। तो ये करते हैं हम, स्कूल में फीस चुकाते हैं, रेलवे का किराया देते हैं, टीवी का जो है टिकट आपके आता है, क्या कहते हैं इसको, DTH कनेक्शन पर है ना व्यय। या जैसे आप मोबाइल सर्विस का प्रयोग करते हो, एयरटेल, वोडाफोन जो भी है, तो उसको आप हर महीने चुकाते हो नहीं। तो ये सेवाओं पर किया गया व्यय तीसरे प्रकार का व्यय, ठीक है। तो इस तरह इन पर किया गया व्यय जो है, इन सब को क्या कहें, इन सब व्यय को किस में रख देते हैं, सी, ठीक है। टिकाऊ उपभोक्ता पर, गैर टिकाऊ उपभोग या फिर सेवाओं पर व्यय, इस सब को किस में रखते हैं, सिग्मा सी, यानी सी का मतलब ये सारे 3 प्रकार के व्यय एक उपभोक्ता करता है, ठीक है। तो एक तो हो गया निजी उपभोग व्यय। निजी उपभोग व्यय में कौन कौन से उपभोग आएंगे, गैर टिकाऊ उपभोग पर वस्तु पर किया गया व्यय, प्लस जैसे आटा, दूध या हल्दी, धनिया, इन पर किया गया व्यय किस में आएगा, गैर टिकाऊ उपभोग। और टिकाऊ उपभोग वस्तु पर कौन कौन सा व्यय है, हाँ, टीवी, कूलर, फ्रिज, पेन, शर्ट, हाँ, ये किस में आएगा,
टिका उपभोग। और उपभोक्ता सेवाओं पर जो भी हम मनोरंजन के लिए या कहीं यातायात के लिए जो भी सेवाओं का प्रयोग करते हैं, तो वो वह होटल का किराया है, थिएटर का जो है फिल्म देखने का है, रेलवे का किराया है, बस का किराया है, और दूरसंचार कंपनियों को जो किया गया व्यय, तो ये सब किस में आएगा? तो ये सारे निजी उपभोग व्यय आते हैं। इन सबको सामूहिक रूप से एक नाम से एक शब्द कह सकते हैं, इनके लिए क्या कहेंगे? सी यानी क्या होगा? सी यानी क्या होगा? उपभोग व्यय, समस्त उपभोग व्यय। सी क्या हो गया? समस्त उपभोग व्यय। चाहे इस पर कर रहे हो, दूध पर कर रहे हो, चाहे आप कार पर कर रहे हो, टीवी पर कर रहे हो, या फिर आप रेलवे का टिकट लेकर के यात्रा कर रहे हो, इन सबको सी के अंदर रखेंगे, यानी समस्त उपभोग व्यय को किस में रखेंगे? सी। तो पहले प्रकार का व्यय तो ये आ गया, निजी उपभोग व्यय। ठीक है, अब दूसरा आएगा पूंजीगत उपभोग व्यय। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हमने पहले पढ़ लिया व्यय विधि, और कल हमारी ये व्यय विधि कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तीसरी राष्ट्रीय आय थोड़ी ये लंबी विधि है, सबसे छोटी विधि आय विधि है, और सबसे लंबी विधि वो आपको मूल्यवर्धित विधि है। ठीक है, तो ये तीसरी जो है, इसमें से कई तरह के व्यय उपभोक्ता करता है, उन सबको हम जो है नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे इस पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।